वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे जो भी हमारे कक्षा 12 की राजनीति में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी जो चैप्टर है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की चर्चा की गई है और मनुष्य ने अपने विकास के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है उसके बाद होने वाली पर्यावरणीय विसंगतियों को ठीक करने के लिए और आगे अपने विकास के कार्यक्रम को प्रकृति को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने के लिए कुछ सम्मेलन किए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो छात्र हैं, यदि पहली बार यहाँ आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, तो आपको आगामी समय में भी वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो 1970 के दशक में अंटार्कटिका क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिकों ने खोजा कि जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में एक ओजोन परत है और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से इस मानव जाति और जीव जगत की रक्षा करती है, उसमें छिद्र पाए गए हैं, यानी कि वह लेयर पतली हो गई है। तो जो भी पराबैंगनी किरणें आएंगी उससे सभी के लिए वो नुकसानदायक सिद्ध होंगी। इस विषय में 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर काम किया गया और सभी देशों से इस पर विचार करने के लिए कहा गया और एक प्रस्ताव पेश किया गया, जो बाद में 1972 में स्वीडन, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, वहाँ पर अनेक देश शामिल हुए और उन्होंने पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्याओं को पहचाना और अंतर्राष्ट्रीय समाधान शुरू करना प्रारंभ किया। इस सम्मेलन में उन्होंने जो भी पर्यावरण प्रदूषण हुए, जैव विविधता को नुकसान हुआ या फिर जीवाश्म ईंधन का जो दोहन किया गया, अब उस पर विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करने की बात की गई। यानी कि सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ पर्यावरण संबंधी वह हुआ स्टॉकहोम में 1972 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है और इसका संबंध है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को समाप्त करना। तो ये मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहाँ पर CFC को समाप्त करने के लिए सभी देश इकट्ठे हुए थे। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन परत के लिए ये CFC बहुत ही नुकसानदायक है। CFC गैसें जो निकलती हैं वह हमारे जो मुख्यतः फ्रीजर या फिर जो हम गर्मियों के दिनों में AC का उपयोग करते हैं, एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं, उससे भी ओजोन परत को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स या ऐसी गैसें उनको समाप्त करना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सम्मेलन है आपका 1992 का अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पर इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये 1992 में हुआ और इसका उद्देश्य था सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर सहयोग बढ़ाना। तो यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन साबित हुआ। इसका उद्देश्य सतत विकास, यानी कि हम ऐसा विकास करें जो हम वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ और भविष्य के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें, एक बार में ही ख़त्म ना कर दें हम। यानी हम जीवाश्म ईंधन की जगह हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें, हम हरित ऊर्जा का उपयोग करें। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कभी कभी बहुत अधिक बारिश होती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी बहुत अधिक ठंड पड़ती है, कभी बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है। ये जलवायु परिवर्तन है, यानी कि जो हमारा मौसमी गतिविधियां हैं वह एक लंबे समय से स्थिर थीं, लेकिन बहुत ही कम समय में हम देख रहे हैं कि उनमें परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा जैव विविधता पर संकट जो आ गए हैं, अब हमको उसको
समाधान करना पड़ेगा उन संकटों का। यानी जो हमने अपने विकास के काम किए, हमने जो औद्योगिक क्रांति की, हमने जो इंडस्ट्री लगाई, उससे जंगल काटे गए, जीव जंतुओं के घर जो आवास थे उनको नष्ट कर दिया गया। तो वृक्षारोपण भी किया जाए और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके बारे में भी चिंता की जानी चाहिए। इसके बाद आता है अगला सम्मेलन, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो 1997 में यह क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और यह हुआ था जापान के क्योटो शहर में। इसमें क्या हुआ था, तो विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में कानूनी रूप से बाध्यकारी कमी करना, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन बहुत ही कम हो या उसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करने के लिए प्रावधान बनाना। यानी कि अगर जो विकसित देश ऐसा नहीं करेंगे, यानी वो अपने जीवाश्म ईंधन को कंट्रोल नहीं करेंगे या वो कोयला की खपत को कम नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश देश शुरुआत में कोयले के द्वारा उन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में अपनी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको चलाया, क्योंकि कोयले से बिजली बनाते थे। और हम जानते हैं कि बिना विद्युत के आज के समय में कुछ भी नहीं संभव है, आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना विद्युत के। तो ये बाध्यकारी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब होता है कुछ नियम पद्धति जिसको सभी लोग मानेंगे। और हमको इसके बारे में जानकारी है कि 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ, लेकिन इसको लागू किया भारत ने कब, 2002 में, और विश्व ने लागू किया उसको 2005 में। फिर आगे बढ़ते हैं 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसमें इन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की और आगे की रणनीति बनाने पर कार्य किया। यानी कि सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके द्वारा हम अपने जो विकास कार्य हैं उनको प्रत्येक क्षेत्र में उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच पर हम आगे काम करें। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो शहरों का विकास हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो जल क्षेत्र हो, चाहे वो पृथ्वी का यानी धरातलीय क्षेत्र हो, हम प्रत्येक जगह सभी विकास कार्य सतत विकास को ध्यान में रखकर करें। फिर होता है 2015 का पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी पेरिस में समझौता हुआ और इसमें यह टारगेट किया गया कि जो पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए उत्सर्जन में कमी करना। यानी हमारे विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, चाहे जीवाश्म ईंधन है, चाहे विद्युत निर्माण में कोयले की खपत है, चाहे वो हमारे घरेलू ईंधन में जलने वाले जीवाश्म ईंधन यानी लकड़ी वगैरह, कहीं से भी उनके द्वारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। यदि तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे जो ठंडे प्रदेशों में स्थिर होते हैं, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो द्वीप हैं, जो छोटे छोटे देश हैं या तटीय देश हैं, समुद्र के किनारे बसे होते हैं, महासागर के किनारे बसे हुए हैं, यह जलमग्न हो सकते हैं और पेयजल पर भी संकट आ जाएगा। क्योंकि अधिकांश जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो जल स्रोत है वह क्या है, वह भी एक ग्लेशियर होते हैं। जैसे हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनका मुख्य स्रोत क्या है, इनका मुख्य स्रोत है हमारे ग्लेशियर। फिर हम आते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो हुआ 2022 में। यह क्वेश्चन अभी एक प्रतियोगी परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में, जिसका मुख्य विषय था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, इसका उद्देश्य क्या था, जैव विविधता को बचाना और पृथ्वी के 30% हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी जहाँ जंगल हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, उनको मानव अपने स्वार्थ के लिए ख़त्म ना करे, उसको बचाए, ताकि जो पर्यावरण है वह एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण हो। अपनी खनन गतिविधियों को कंट्रोल करे, रेल, सड़क, यातायात का जो निर्माण होता है, इसके अलावा जो खनन गतिविधियां करते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र को खोद कर, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कोई धातुएं हैं, उनको निकालते हैं, रेतों को निकालते हैं। और रेत जब किसी नदी से निकाली जाती है तो वह नदी का जीवन
धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में जागरूक रहना ज़रूरी है। तो यह हमारा 2022 तक के महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल के बारे में एक चर्चा थी और उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आपका कुछ समय यदि आप इस वीडियो को देंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण शॉर्ट और सारगर्भित वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी शेयर करें ताकि एक अच्छा कंटेंट उन तक पहुंच सके। तो हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।